तो सभी को नमस्ते। आज विशेष रूप से उपस्थित श्री नंद प्रेमचंद जी, उदय खड़ेकर जी, हमारे युवा लेखक केदार फाल्के जी और आयुष जी और उपस्थित सभी। तो सबसे पहले आज जो एक ये हमारा विशेष पुस्तक शिवाजी महाराज और मराठा इतिहास के बारे में आज प्रकाशित हुआ है, उसके लिए सभी को बहुत बधाई। और ख़ासकर मैं अपने केदार फाल्के जी को विशेषकर धन्यवाद ही देना चाहूँगा आप सबकी तरफ से कि उन्होंने ये एक बहुत ऐतिहासिक कार्य हाथ में लिया और उसको मैं पूरा किया ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लगातार लिख रहे हैं, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। तो उनकी प्रतिभा और उनके विचार से हम परिचित हुए ही है। और मैं उनको कह रहा था कि वास्तव में आज आप ही को बताना था पूरा, बाकी हम तो शुभकामना देने के लिए उपस्थित हैं। तो कहते कि इतिहास को कोई कितना भी दबा सके, लेकिन अगर समाज में सुप्त रूप से क्यों न हो, अगर ये साधना चलती रहे कि नहीं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, तो समय बीतता है ऐसे लगता है कि अब भूल गए होंगे सब, फिर उसी समाज से लोग खड़े हो जाते हैं और उससे भी अधिक प्रखर भाव से उस इतिहास को कहने के लिए आगे आते हैं। मुझे लगता है कि अभी केदार जैसे एक युवक को पुणे शहर में, जहाँ देश भर से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, उस पुणे में रहकर केदार के मन में ये सब बातें आना, और उन्होंने जिस लगन से ये काम किया, मैं तो जानता हूँ कि पुणे में जिस तरीके से वो लगे हैं, और देश भर में, दुनिया भर में जहाँ भी कोई ऐसी सामग्री मिलती है तो कितने सारे पेजेस वो पढ़ते हैं, उसके बाद एक कमेंट एंट्री मिलती है और उस पर फिर हम लोगों को पूरे इतिहास की एक बात पता लगती है। तो ये बहुत ही एक कठिन ऐसा कार्य है, लेकिन पूरी लगन के साथ वो लगातार लगे हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामना है कि वो स्वस्थ रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहकर ये कार्य को आगे बढ़ाए। ये एक पीढ़ी के लिए नहीं, पीढ़ियों के लिए ये काम हो रहा है। देश जानना चाहता है कि हमारा सही इतिहास क्या है, क्योंकि हमारे देश के इतिहास की ओर अगर हम देखेंगे तो बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, हजारों वर्षों की परंपरा अपने पास है। परंतु बीच के समय में इस तरीके से हमारे देश के इतिहास को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि इतिहास पढ़ना ही पीछे जाना है, ऐसा मानने लगे लोग। भाई 21वीं सेंचुरी चल रही है, आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हो, ऐसे भी पूछने वाले लोग हैं। लेकिन शायद उनको ये बात समझ में नहीं आती। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास पहुंच जाए, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको हिस्ट्री पूछता है, और जो डॉक्टर विदाउट नोइंग योर हिस्ट्री आपको जज करता है और ट्रीटमेंट देता है, जनरली उससे ट्रीटमेंट से पेशेंट का बुरा हाल ही होता है। हमारे देश के साथ भी कई लोगों ने ऐसे नए नए फॉर्मूले और उपाय दिए, बिना हमको समझे कि हम क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा प्रतीक क्या है, कौन से विषय हमारे स्वाभिमान के हैं, किन बातों पर हमारा समाज का हजारों वर्षों का जो ये कार्य है वो किस पर आधारित है। इसको समझे बिना ही हमें मॉडर्न बनाने के चक्कर में ऐसी ट्रीटमेंट्स हम लोगों को दी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आज पिछले कुछ सालों से हमारा ये पूरा समाज उससे पीड़ित हुआ है। और इसीलिए उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए निश्चित रूप से ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उस ह्यूमन इंटेलिजेंस में ही वायरस आया हुआ है, और मुझे लगता है कि उस ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो वायरस आया है
उसको दूर करने के लिए इतिहास का सही चित्र सामने आना आवश्यक है। यानी हिज बुक विल सर्व एज एंटी वायरस, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। हमारे देश का ये ब्रिटिश काल में, मुगल काल में हमारे इतिहास पर भी आघात हुआ। मुगल आए या उनके पहले जितने भी आक्रमक आए, उन्होंने, उनका ये आक्रमण इतना, केवल हमारे कई बार कई इतिहासकार उसको दिखाते कि वो केवल लूट करने आए थे, लेकिन केवल लूट करने नहीं आए थे। लूट के साथ साथ जो एक ऐसा उद्देश्य लेकर आए थे कि जिसमें हमारे देश का जो स्वाभिमान के बिंदु है, जिस पर हम लोग चलते हैं, उसी को नष्ट करने की प्रक्रिया भी उन्होंने चलाई थी। अन्यथा नालंदा को तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी राष्ट्र जब तक वो अपने पूर्वज, अपने संस्कृति और इतिहास के प्रति गर्व का भाव रखता है, तब तक वो फिर से उठता है, बार बार खड़ा होता है। और इसीलिए ये उसके स्वाभिमान के चिन्ह अगर समाप्त हो गए और उसके अंदर की वो ऊर्जा समाप्त हो गई, तो वो समाज गुलाम बन जाता है, केवल पॉलिटिकली नहीं, पूरी तरह से। परंतु शायद आक्रामक जानते नहीं थे कि हम मूर्ति की पूजा करने वाले ये भी जानते थे कि मूर्ति तोड़ने से भगवान नष्ट नहीं होता है, हम तो आदमी का नष्ट होने से भी आत्मा नष्ट नहीं होती, ऐसे मानने वाले लोग हैं। वो शायद भूल गए, समझ नहीं पाए कि हम किन बातों पर चलते हैं, किन मान्यताओं पर हम लोग चलते हैं। और इसी कारण से उन्होंने इस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे स्वाभिमान बिंदुओं को तोड़ने का लगातार एक अभियान चलाया। और ये बात कल्पना नहीं है, इसके बहुत सारे तथ्य मिले हैं। अलग अलग प्रकार के जो यात्री आए उन्होंने लिखा है, स्वयं जो आक्रामक थे उन्होंने अपने डायरीज में लिखा है। केदार जी की और भी अन्य पुस्तकें हैं, उसमें इसका पूरा वर्णन है। मतलब और भी लोगों ने लिखा है, केदार जी ने अभी नई पुस्तक जो आ रही है उसमें इसका और वर्णन है। तो बहुत सारे इस तरीके के आक्रमण हुए और एक तरीके से ब्रिटिश काल आने के बाद उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। अगर हम धर्म को मानते हैं, उसके बारे में गलत बताया, हमारे राजाओं के बारे में गलत बताया। ब्रिटेन ने तो अपनी महारानी रखी है, अभी महाराजा, लेकिन ये स्थापित करने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ जितने भी राजा थे वो सब खराब थे। ठीक है, कुछ अपवाद रहे होंगे, परंतु सामान्यतः यहाँ पर जो राजा की परंपरा थी वो पश्चिम या दूसरे देशों की तरह तानाशाही की परंपरा नहीं थी, एकाधिकार की परंपरा नहीं थी, बहुत सारा डेमोक्रेटिक सेटअप था। शिवाजी ने फिर से उसकी पुनर्स्थापना की अष्टप्रधान मंडल बनाकर। चाणक्य कहते हैं कि ये मंत्रिमंडल जो बनता है वो राजा की सेवा करने के लिए नहीं है, राजा कुछ गलत कर रहा है उसको रोकने के लिए है। और उसी को पुनर्स्थापित शिवाजी ने अपने समय में किया है, एक राजा का ऐसा स्वरूप। और इसीलिए आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि अगर राजा इतने खराब होते हमारे, तो स्वाधीनता के पश्चात इतने वर्ष हो गए, फिर भी जहाँ जहाँ ऐसे कोई राजा थे वहाँ के जनता अभी भी उनको प्यार देती है, नए लोकतांत्रिक तंत्र में भी प्यार देती है। पीढ़ियाँ बदल गई। अगर इतना खराब होता तो ये एक गलत इतिहास बताया गया कि भाई सारे खराब थे। और इसलिए ये बात सिस्टमैटिकली समाज के सामने रखी गई कि आप अपने राजाओं के बारे में बिल्कुल स्वाभिमान मत करो, आपकी शिक्षा के बारे में स्वाभिमान मत करो। अगर बख्तियार खिलजी ने तोड़ दी तो आप नालंदा को भूल जाओ।
और स्वाधीनता के पश्चात भी उस बख्तियार के नाम पर स्टेशन भी चलता रहा, स्थान का नाम भी चलता रहा। अभी अभी नई किताब आई है कि बख्तियार खिलजी को, जो आसाम में पृथ्वी राजा था, उसने उसको पराभूत किया था। अब ये इतिहास में हम लोगों को मालूम नहीं था। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए आज हमारा ये दुर्भाग्य था कि ब्रिटिश समय में उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली इन बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, परंतु उस शिक्षा से निकलने के बाद लास्ट इतने सारे वर्षों में बहुत सारी ऐसी तथ्य बिगाड़कर, कई सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए, और कई जगह तो बहुत सारा झूठ के आधार पर ही सारा इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और वो चलता रहा। अब वास्तव में देश में आवाज़ उठ रही है और लोग सही इतिहास जानने के लिए उत्सुक है और समझने का प्रयास कर रहे। उस समय ऐसे प्रयास बहुत सारा सराहनीय है। जहां बहुत सारे लोग ये मानना प्रारंभ कर दिए थे कि ऐसा शासन जो आया है उसके सामने हमारा धर्म भी कमज़ोर है, हमारी तलवार भी कमज़ोर है, हमारे राजा भी कमज़ोर है, और हम समाज के नाते भी कमज़ोर है, ऐसा मानने का एक प्रयास पूरे देश में प्रारंभ हो गया था और बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे। अगर शिवाजी के समय, शिव काल के पूर्व के काल का वर्णन देखेंगे तो इसी तरीके का वर्णन मिलता है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में ऐसा अनुभव में आता है कि जैसे कि ये कभी जाएगा ही नहीं, ये रात जो है वो कभी समाप्त ही नहीं होगी। इसलिए शिवाजी का जो उदय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कोई परंपरा से मिला हुआ राज्य नहीं है। उन्होंने जहां बिल्कुल कुछ नहीं है उस परिस्थिति में चुनौती दी है, चैलेंज किया है, और समाज के सामान्य वर्ग से लोगों को लेकर एक नया संकल्प लिया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिस्थिति में आज भी किसी भी आतताई से डरने की जरूरत नहीं। अपनी स्वयं की ऊर्जा, अपने स्वयं की शक्ति पर भय, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। भारत के लोगों को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए शिवाजी का स्मरण, उनका ये कार्य हमें उस भय से मुक्ति दे सकता है। मुझे लगता है जिसकी जितनी उस समय आवश्यकता थी, हर समय उसकी आवश्यकता है। और इसलिए लगातार शिवाजी के राज्य को हम देखते हैं तो उन्होंने उस परिस्थिति में सामान्य लोगों को लिया। शिवाजी का जो राज्य है, आज ये तुलना होना आवश्यक है। जहाँ कई लोग लिखते हैं कि औरंगजेब का राज्य भी अच्छा था, बाबर का भी अच्छा था, हुमायूं का भी अच्छा था, बहुत सारी बातें लिखते हैं, लिखी हुई है इतिहास में। ये बात समझना आवश्यक है कि ऐसा राज्य जब देश में होता है तो वो वास्तव में किस तरीके से देश, धर्म, समाज, हमारी परंपराएं इसको खंडित करता है। वो आज की आधुनिक जिसको हम बोलते हैं उस जीवन मूल्यों के दृष्टि से अगर देखा जाए तब भी बहुत विपरीत है। और अगर हम शिवाजी का राज्य देखते हैं तो वो शिवाजी का राज्य वास्तव में कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याण की बात करता है, न्याय की बात करता है, और उस अपने समय में वो मॉडर्न है, नई व्यवस्थाओं को लाता है, नई व्यवस्थाओं की हिम्मत रखता है लाने की। भाषा शुद्धि का भी आग्रह है, यानी जिसको हम स्व कह सकते हैं, उस स्व का आग्रह उस शिवाजी के उस कार्य में हमको देखने में मिलता है। और इसलिए शिवाजी और उसके पश्चात जो भारत में
जो दूर दूर तक मुगलों का राज्य या उनके साथियों का राज्य फैला हुआ था, उसकी नींव उखाड़ने का काम इस राज्य ने किया था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी परंपरा ये लोक परंपरा जैसी है, क्योंकि सब लोग, सभी प्रकार के लोगों का उसमें सहभाग था। वो एक व्यवस्था थी न्याय की। और इसलिए आज के आधुनिक समय में भी शिवाजी के और बाद में मराठाओं का जो राज्य था, उससे बहुत कुछ बातें सीखने लायक है। आज के हमारे तंत्र में बहुत सारी बातें हम बाहर से ही ले रहे हैं। कोई भी व्यवस्था बनानी है तो मॉडर्निटी के नाम पर हम वो दूसरी तरफ ही देख रहे हैं। परंतु जिसको हम एक अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिस बोल सकते हैं, लोक कल्याण की अच्छी व्यवस्था बोल सकते हैं, उसका उदाहरण दूर नहीं, बिल्कुल अपने इतिहास में, नजदीक के नोन इतिहास में उपलब्ध है। और वो हमारे लिए एलियन नहीं है कि हम जानते नहीं, हमारे से वो जुड़ता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल हमारा मन, हमारा समाज, हमारी आत्मा, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति से मिलता जुलता है। इसमें अपने आप में एक पोटेंशियल है कि जो आधुनिक समय की जो चुनौतियां और आवश्यकता है, उसको भी ठीक तरीके से ध्यान दे सकता है। और इसीलिए ये इतिहास का ज्ञान जो है वो हमारे आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों की आंखें खोलने की शक्ति रखता है, ताकि वो दूसरों की तरफ नहीं देखे, अपने खुद के पैरों पर अपनी नई व्यवस्थाओं को जन्म दे सकते हैं, जिसको हम हमारे इनोवेटिव न्यू मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं, जो दुनिया उससे सीख सकती है। आज मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब भारत आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में एक ऐसा मंथन चल रहा है कि अब हम अपने आधार पर एक मजबूत ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। जहां जहां हम पीछे रह गए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां कोई आत्ताई शक्ति है उसको उसका बंदोबस्त करने का लगातार ठोस प्रयास हो रहा है। पूरा समाज उसके लिए खड़ा हो रहा है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात चल रही है। मुझे लगता है कि हमें मुड़कर उन सारी व्यवस्थाओं की तरफ देखने की जरूरत है कि वो व्यवस्थाएं कैसी थी जिन्होंने उन आतताइयों के भय से भारत को मुक्त किया और एक नई लोक कल्याण की व्यवस्थाओं को बनाया। उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका विजन, कई लोगों को लगता है कि हमारे देश के लोगों को वर्ल्ड विजन नहीं था। आप शिवाजी के राज्य में अनुभव कर सकते हैं, वो समझ गए थे कि आने वाले नए आक्रमण जो होगा, मुगलों का तो समाप्त हो गया, ये हम लड़ लेंगे इनसे अब, लेकिन जो नए आक्रमणकारी आ रहे हैं वो शायद समुद्र से आ सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने आधुनिक समय में, पुराने समय में व्यापार करने के लिए बहुत सारी हमारी समुद्री व्यवस्था थी, परंतु एक सशस्त्र तरीके से नए समुद्री मार्ग से आने वाले जो आक्रामक है उनके साथ लड़ने के लिए नई व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी उन्होंने शुरुआत की। इसलिए आज जब नेवी के ध्वज को बदलकर उस पर नए एम्बलम की बात हुई तो निश्चित रूप से उस समय शिवाजी के उन पहल को याद करना पड़ा। और मुझे लगता है कि उसके चिन्ह से हम लोगों को सबको प्रेरणा मिलेगी कि भारत की जो नेवी है पूरी दुनिया में सबसे मजबूत, और जैसे शिवाजी महाराज थे और मराठा साम्राज्य था कि जो सज्जन है उनकी रक्षा होगी और दुर्जन है उनका ध्वंस होगा। ये जो उनका मंत्र था अपना तानाशाही स्थापित करने के लिए नहीं था, तो न्याय को स्थापित करने के लिए था। यही अपनी हिंदू परंपरा है, यही भगवान राम की परंपरा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए आज आधुनिक समय में इस बात की तरफ जो अनुल्लेख हुआ है कि कैसे एक ऐसा समाज में ऐसा राज्य स्थापित किया जा सकता है और जिसका एक लंबा समय रहा, जिसने ऐसी एक मजबूत ताकत को तोड़ दिया।
मुझे लगता है ये इतिहास का ज्ञान जितना लोगों को होगा उतना हमारे नई पीढ़ी में उसके आत्मविश्वास का जागरण होगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि केदार जी जो लिख रहे हैं उससे बहुत सारे नए प्रकार के लोग भी प्रेरणा लेंगे। इस पर हम हैदराबाद में बैठे, आजकल यहाँ बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, मुझे विश्वास है कि इनकी जो कथाएं लिख रहे हैं उस आधार पर ऐसी बातें भी सामने आएगी जिससे सामान्य लोगों को भी सीधे तौर पर इस बात को समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि तथ्य अगर उपलब्ध हैं तो बहुत सारे लोग हिम्मत करते हैं कि इन कथाओं को लोकप्रिय बनाकर लोगों के सामने ले जाने के लिए। इस दृष्टि से ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है, मातृभाषा का आग्रह बढ़ता जा रहा है। नई शिक्षा नीति में इसका आग्रह रखा गया है। अभी मतलब केदार जी तो जिक्र बहुत सारे शब्दों को हटा रहे थे, फिर मुझे स्मरण हुआ, अच्छा हुआ वार्ता शब्द स्मरण में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास अभी चल रहे हैं कि जिनके द्वारा बहुत सारे विद्वान लगे हुए हैं कि कैसे हम विज्ञान के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में नए शब्दों को ला सके जो बिल्कुल हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा चिंतन मंथन उससे जुड़ते हो। और आज हमारी भाषा की जो क्षमता है कि जो आधुनिक से आधुनिक बातों को भी व्यक्त कर सकती हो, तो वो बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिसका प्रयास शिवाजी और मराठा साम्राज्य में हुआ था। आज मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे पहलू हैं। आज भी हमारी सीमाओं पर दूर से या बिल्कुल सीमाओं से या बहुत दूर से कई सारे लोग इस तरीके के प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि जियो स्ट्रैटेजी जो उन्होंने अपनाई थी वो मुझे लगता है आज ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको हर विद्यार्थी को इसको समझाना आवश्यक है। क्योंकि हमारा देश अब इस स्थिति में है कि हमको दुनिया के सामने एक मजबूत देश, लेकिन जिसके पास एक संस्कार भी होगा, जैसे शिवाजी महाराज के पास था, कि जिसमें ताकत थी, लेकिन ताकत थी महिलाओं का सम्मान करने के लिए, ताकत थी जो सज्जन है उनकी रक्षा करने के लिए और आतताई को नष्ट करने के लिए। तो ऐसी ताकत का प्रतीक कैसे होता है आधुनिक समय में शिवाजी और मराठा साम्राज्य था। इसीलिए आज उस बात को प्रस्तुत करना आवश्यक है। उस बात की एक बात और विशेष है कि आज कई सारे लोग समाज में जाति जाति के नाम पर अलग अलग प्रकार की बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो वास्तव में भारत का चरित्र नहीं है। भारत का चरित्र है कि जैसे शिवाजी महाराज ने समाज के हर जाति को उनके राज्य में महत्वपूर्ण स्थान था, और वो कहते थे कि ये मेरा राज्य नहीं है, ये सब प्रजा जो है सारे लोगों का राज्य है। यानी रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी उसमें था। और इसलिए आज के समय में जहाँ कई सारे नेतागण और कई सारे लोग इसी विभाजनकारी नीति को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे, उस समय शिवाजी और उसके उस राज्य का स्मरण आवश्यक है कि हमारी मजबूती हमारी एकता में है। हम सब एक आने में हमारी मजबूती है। ये बात बहुत ठोस तरीके से समाज के सामने आवश्यक है, क्योंकि आज पार्टिसिपेटरी बात होना आवश्यक है। जो ये कई बार लोगों को ऐसा अनुभव दिलाने का प्रयास होता है कि आपका इसमें सहभाग नहीं, आपका ये नहीं है। तो ऐसे शासन की व्यवस्था आवश्यक है कि जिसमें सब लोगों को लगे कि ये हमारा शासन है, इसमें हम लोगों का भी सहभाग है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कई लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी है, आप इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वी डोंट हैव टू लिव इन द हिस्ट्री, बट वे डेफिनेटली वी कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, वी कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। और इसलिए इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। आज वो बातें जितनी भी हम लाएंगे
और जितना भी ये कोर्स करेक्शन होगा इतिहास में, तो उससे हमारे निर्णय प्रभावित होंगे, हमारी नीतियां प्रभावित होगी और उसके आधार पर हमारा भविष्य भी प्रभावित होता है। क्योंकि इतिहास का ज्ञान कमजोर हो गया तो हमारे नीतियों में भी उसका असर पड़ा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ा, हमारी योजनाओं पर भी असर पड़ा, हमारी प्रशासन की व्यवस्थाएं भी ऐसी बनी कि जो मिक्स है, न्याय की व्यवस्था भी सेंट्रलाइज बन गई है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि इस इतिहास से समझकर हमारी आज की व्यवस्थाओं को अपने समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए समाज में जो गलत नैरेटिव कथनम जो प्रस्तुत हुआ है उसको सही करना और उसके आधार पर जो व्यवस्थाएं हमारी गलत तरीके से बनी हैं उन व्यवस्थाओं में उचित परिवर्तन करना, ये आज ऐसे भारत की आवश्यकता है जो आने वाले समय में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और पूरे दुनिया का, विश्व को ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करना है हम लोगों को। हमारी महत्वाकांक्षा केवल हमारा चल जाए ऐसी नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में हम इतने मजबूत हो कि पूरी दुनिया में कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा राम भगवान श्री राम का, शिवाजी का राज्य, वैसा राज्य यहाँ स्थापित हो, ये हमारी कल्पना है। और इसलिए इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि तथ्यों के साथ, जिसको आज की एकेडमिक भाषा में बिल्कुल शुद्ध रूप से जो गलत तथ्य है उनको चैलेंज करना और जो सही है उसको बिल्कुल तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य आज आवश्यक है। ये राष्ट्रीय कार्य मैं मानता हूँ, उस राष्ट्रीय कार्य में सभी लोग लगे हैं। केदार फाल्के जी ने उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं पुनः एक बार उनको बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ और भारत माता की जय।